हेलो दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। पहले तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर हमने आज एक पोस्ट डाली थी, इसमें काफ़ी लोगों के द्वारा शिवरात्रि को विश किया गया है। उन सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो हम आपको इसलिए बनाते हैं, आप कमेंट पूछते हैं, उनके आंसर देना कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाता है कमेंट के माध्यम से, इसलिए कभी कभार आपके सामने वीडियो बनाकर आपके कमेंटों के जवाब आपको दे देते हैं। तो आज भी दोस्तों वही करेंगे, पहले आपका नाम भी पढ़ेंगे और आपके कमेंट के भी जवाब देंगे। ठीक है, देखिए करुणा चड्डा जी पूछते हैं, सर जनरल के लिए एज लिमिट क्या है, एलटी या ग्रुप सी के लिए, प्लीज रिप्लाई। देखिए करुणा जी, एलटी के लिए अगर आप एलटी के लिए अप्लाई करते हैं, जनरल की जो एज है दोस्तों वो है 42, ठीक है, 42 साल। और ऐसे ही ग्रुप सी के अन्य एग्जाम के लिए 42 है। लेकिन ये जनरल एग्जाम के लिए, कुछ एग्जाम जैसे स्पेशल होते हैं, अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ा एज लिमिट कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप पीसीएस के अप्लाई करते हैं तो इस बार तो क्या किया कि इन्होंने और एज बढ़ा दी, जनरल 42 से 43 बना दी, ठीक है। इवन 4-4 साल का रिलैक्सेशन दे दिया, ठीक है। तो जनरल के लिए वैसे अगर आप देखें, जनरली अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो 42 रहती है, और कुछ अन्य जैसे ग्रुप सी के एग्जाम है वहां पर भी 42 ही एज रहती है। लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहां पर फिजिकल अगर होता है तो वहां पर एज थोड़ा कम हो जाती है, वहां पर 28 या फिर 24 तक ही सीमित रह जाता है, ठीक है। तो आप ग्रुप सी के कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले अगर आप वो प्रॉपरली बताएंगे तो वो मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन अगर आप एलटी के लिए अप्लाई करते हैं तो 42 साल, इसी तरह से लेक्चरर के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल के लिए 42 ईयर्स होती है, ठीक है। अब एक और प्रश्न जो कि कहना कृष्ण के द्वारा पूछा गया, सर क्या एलटीडीवी पर रोक लगी है, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए अभी एलटीडीवी पर रोक का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। तो अभी अफवाहें चल रही हैं कि एलटीडीवी में रोक लग सकती है, लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल बताऊं तो फिलहाल अभी मेरे संज्ञान में मामला नहीं है। हालांकि चल रहा है कि एलटीडीवी पर रोक लग सकती है, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप कुछ नहीं कह सकते कि एलटीडीवी पर रोक लगी है या नहीं लगी है, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड वाली वीडियोस बोलते हैं कि सबके इक्वल मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, मतलब एक ही शिफ्ट में अलग अलग बच्चों के अलग अलग मार्क्स बढ़ेंगे। देखिए मैंने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर आधारित एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था इसमें कि कैसे आखिर नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। और उसके आधार पर मैंने आपको वीडियो की कट ऑफ बनाकर दिखाई थी। वीपीडीओ का एग्जाम हुआ था हाल में ही, और उस पर मैंने आपको बताया था कि भाई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों ये बताया गया है मेरे द्वारा कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है और कैसे मार्क्स बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। आप इस वीडियो को जरूर देख लेना एक बार। तो यही है बिल्कुल उत्तराखंड वाली वीडियोस, ये सबके इक्वल मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, इक्वल मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है स्पेशल, मैंने आपको फॉर्मूला भी यहाँ पर सॉल्व करके बताया है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में यही होता है कि आपके शिफ्ट के बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, ओवरऑल बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, आपके पेपर का लेवल क्या था, उसके अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स बढ़ते हैं। सबके अलग अलग मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीजें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला कमेंट देख लेते हैं। अगला कमेंट किसका है, एक बार मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं, ठीक है। हर्षा जोशी कहते हैं, हर्षा जोशी पूछ रहे हैं कि सर नमस्कार, मेरे नाम में केएम के संबंध में प्रति शपथ पत्र कितनी मूल प्रतियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा 2 चेकलिस्ट प्रस्तुत किए जाने हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए आप अगर शपथ पत्र बनाते हैं तो आपको एक ही प्रति की आवश्यकता होगी, आप ऐसा नहीं कि उसके लिए दो आपको शपथ पत्र बनाने की आवश्यकता रहे, ठीक है। तो अगर आपके नाम के संबंध में या केएम के संबंध में अगर आप शपथ पत्र बनाना चाहते हैं, वैसे मेरे हिसाब से केएम के संबंध में तो नहीं बनाने की जरूरत है, कुमारी उमारी में तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप नाम में भिन्नता है और अगर आप एफिडेविट बना रहे हैं तो आपको एक प्रति की आवश्यकता होगी, आपको दो प्रतियों की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अब संजय जी पूछते हैं, सर एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या इनकम सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं होता है संजय जी, इनकम सर्टिफिकेट को आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा जब, तो आपसे आपके संपत्ति से संबंधित घोषणा पत्र आपसे मांगा जाएगा आपके विभाग के द्वारा, ठीक है। जहां भी आपका सिलेक्शन होता है, मान लेते हैं अगर आपका एलटी में ही सिलेक्शन हो जाता है तो शिक्षा विभाग के द्वारा आपका संपत्ति से संबंधित घोषणा पत्र मांगा जाएगा, ठीक है। तो वो आपको वहां पर जमा करना होगा, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूं, इसको जूम आउट कर लेता हूं और कमेंट जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब एस्पायरिंग ड्रीम क्या कहते हैं, चले इनका कमेंट भी देख लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं, सर मेरे
130 मार्क्स थे अकॉर्डिंग टू आंसर की, बट आई गॉट 96, 28 क्वेश्चंस ब्लैंक दिखा रहा है, बट आई अटेम्प्टेड ऑल 150 क्वेश्चंस। मैं क्या कर सकता हूं, अब आयोग में कॉल करके बताया तो वो बोल रहे यही फाइनल रिजल्ट है, आपने ऐसे ही अटेम्प्ट किया होगा। ये बात कर रहे हैं लोअर पीसीएस को लेकर, ठीक है। अब देखिए इसका सीधा सा आंसर है फ्रेंड, एस्पायरिंग ड्रीम, आपने अगर अटेम्प्ट किए हैं तो आपको क्या मिलता है, ओमार सीट मिलती है, ठीक है। तो आपके पास एक बहुत बड़ा वैलिड प्रूफ है ओमार। अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप आयोग को क्या करिए, उसको स्कैन करके मेल कर दीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप कॉल करिए उनको, वो तो यही कहेंगे कि आपने इतने अटेम्प्ट किए होंगे, तो आपके पास सबसे बड़ा प्रूफ रहता है ओमार सीट। इसीलिए ओमार सीट दी जाती है आपको, ताकि आप क्या कर सके, चेक कर सके कि आपका रिजल्ट सही है या नहीं है। तो अगर ऐसी कोई मिस्टेक हुई है तो हो सकता है, वैसे हो भी सकता है कि ऐसी मिस्टेक हुई होगी, तो अगर ऐसी कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसको क्या करिए, स्कैन करके वहां पर भेज दीजिए मेल के थ्रू, और या फिर आप चाहें तो डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं स्कैनिंग, मतलब आप एक उसकी फोटो स्टेट निकालिए और एक लेटर लिखिए सेवा में जो यूकेपीएससी हरिद्वार को, और फिर वहां पर से अपने जो रिजल्ट के संबंध में जो भी आपकी चीजें हुई हैं आपके संगठित, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप खुद भी जा सकते हैं, अगर आप हरिद्वार के आसपास रहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, वंदना जोशी कहती है सर ये क्लास शुरू कब होती है, पता ही नहीं चलता, इसकी क्या टाइमिंग फिक्स है। देखिए ये मैं उत्तराखंड की सीरीज चलाता हूँ रोज, ठीक है। आप भी चाहें तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उत्तराखंड के बेहतरीन एमसीक्यू दोस्तों हम आपको करवाते हैं, रोज शाम को हम क्लासेस शुरू करते हैं। देखिए इस क्लासेस की टाइमिंग एक्चुअली अभी कोई फिक्स नहीं है, फिक्स इन द सेंस नहीं है। देखिए शाम के टाइम पे होता क्या है कि मेरे को ऑफिस से कभी मैं लेट आता हूँ, कभी जल्दी आ जाता हूँ, और उसके बाद फिर मुझे पीडीएफ भी प्रिपेयर करनी होती है। तो जितनी जल्दी पीडीएफ बन जाए, क्योंकि बिना पीडीएफ के फिर मजा नहीं आता है। मैं चाहूँ तो सीधे फिर बोर्ड में पढ़ा सकता हूँ बच्चों को, लेकिन क्या होता है कि पीडीएफ से ये फायदा होता है कि बच्चों को काफी चीजें जानने को मिल जाती है, और स्पेशली जब आप एमसीक्यू करवाते हैं तो फिर आप बोर्ड में करवा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पीडीएफ तो प्रिपेयर करनी ही पड़ती है, और पीडीएफ को प्रिपेयर करने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढने भी होते हैं। और मैं जनरली क्या करता हूँ कि मैं एमसीक्यू खुद सेट करता हूँ, ठीक है। मैं एमसीक्यू ऐसा नहीं कि कहीं पर मिले तो मैंने वो डाल दिया, मैं एमसीक्यू के ऑप्शंस भी होते हैं, मैं खुद से सेट करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, जनरली टाइम लग जाता है, जितने जल्दी बन जाए उतने जल्दी वीडियो आ जाती है, ठीक है। इसके लिए आप एक काम कर लीजिए ना, कि हमारे जो चैनल है वहां पर सब्सक्राइब वाले बटन के नीचे एक बेल आइकन का बटन होता है, उसको प्रेस कर लीजिए, फिर आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। एसके ब्रोस कह रहे हैं सर इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन भी लाना, बिल्कुल मैं यही करूंगा, इंडियन हिस्ट्री के भी क्वेश्चन लाऊंगा। आधुनिक भारत का इतिहास जल्दी ही हम लेकर आएंगे, ठीक है, वो मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। और आजकल तो वैसे हम लीगल हिस्ट्री में भारतीय राज्य व्यवस्था भी पढ़ा रहे हैं, वो भी एक बहुत बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। आप उसको देख नहीं रहे हैं, आप उसको जरूर देख लेना। अगर आप तैयारी करते हैं, सीरियस कैंडिडेट्स हैं, तो जरूर देख लो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कनिका कोचिंग कहते हैं सर मेरा प्री क्लियर हो गया, 112.75 मार्क्स हैं, बट यूकेपीएससी ने 5-6 क्वेश्चन के फालतू में बोनस पॉइंट दे दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कनिका कोचिंग क्लासेस आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है। वैसे भी देखिए यहाँ पर बोनस आपके 112.75 मार्क्स है, ये बिल्कुल कट ऑफ मार्क्स के बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये दोस्तों आपका क्या होता है, एक मतलब आप कह सकते हैं एक सीढ़ी होती है कि जो आप चढ़ गए, यानी कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। ये मार्क्स आपके जुड़ने नहीं होते, ठीक। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, आपने क्वालिफाई कर लिया, चाहे आपके 112 आ रहे हों, चाहे आपके 150 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के मार्क्स आपके मेंस में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। मेन चीज होती है, फायदा जो होता है वो मेंस में होता है कि आप मेंस में कितना स्कोर करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपका हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये तो बहुत गलत हुआ है कि जो यूकेपीएससी ने 5 से 6 सही क्वेश्चन को बोनस में कन्वर्ट कर दिया, ये थोड़ा सा दिक्कत हुई है, ठीक है। अब कुछ और भी हताश लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत लोगों के कमेंट आए थे। कभी कभार क्या होता है, सबके आंसर देने पॉसिबल नहीं हो पाते, ठीक है। खुशबू जोशी कहती हैं सर मैंने 99 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 15 क्वेश्चन गलत हुए, राइट 84 होने चाहिए, बट रिजल्ट में 74 ही क्यों दिखा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और बोनस 12 का क्या फायदा। अब यही है, देखिए इसके लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, इसका एक ही फायदा है, मतलब एक ही चारा है कि आप अपनी सबसे पहले ओमार सीट को देख लो, ठीक है। ओमार सीट बिना देखे कोई भी यहाँ पर वो ना करें, क्योंकि ओमार सीट को भी चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या पता कि आपने गोले ऊपर के नीचे कर दिए, कभी कभी ये भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज ओमार सीट को जरूर चेक करें दोस्तों, उससे आपको कम से कम ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आप सही बोल रहे हैं नहीं, ठीक है। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, बेबी अंसारी क्या कहते हैं, चलिए इनका कमेंट देख लेते हैं। सर
क्या हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी करने के बाद प्रवक्ता या नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्लीज टेल मी। अरे क्या प्रॉब्लम होगी बेबी जी? कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। एक सेकेंड, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आपको दोस्तों बेबी अंसारी जी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से करिए, बिल्कुल उसको मान्यता प्राप्त है, आप कर सकते हैं। ठीक है, और पीजी करने के बाद आप प्रवक्ता के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, नेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मनोज भट्ट कहते हैं सर मेन की जो भी अपडेट होगी देते रहना। बिल्कुल, जिनकी अपडेट होगी वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, यूनिक मैथमेटिक्स क्लासेस कहते हैं सर मेरा प्री क्वालिफाइड हो गया है बट आई ऑल्सो सेलेक्टेड इन उत्तराखंड लेक्चरर मैथ्स, शुड आई प्रिपेयर फॉर लोअर पीसेस? देखिए, आपका उत्तराखंड लेक्चरर मैथमेटिक्स में हो चुका है, आपको बहुत बहुत बधाइयां पहले तो मेरी ओर से। और अगर आपको लगता है, देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका चॉइस क्या है। देखिए, क्या आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप थोड़ा प्रशासन में जाना चाहते हैं, ये एक्चुअली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए लोअर पीसीएस भी एक अच्छी पोस्ट है, आपको आगे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके आगे अच्छे प्रमोशंस रहेंगे। ठीक है, स्किल्स की अगर बात करें तो उत्तराखंड लेक्चरर मैथमेटिक्स का ज़्यादा अच्छा स्किल्स है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका चॉइस क्या है। ठीक, मैं आपसे ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो या लोअर पीसीएस में चले जाओ, ये एक्चुअली आपकी चॉइस है। कई लोग क्या होते हैं टीचर बनना चाहते हैं, वो टीचर बन के सेटिस्फाइड है। कई लोग क्या होते हैं प्रशासन में जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि जो शिक्षक है, शिक्षक की जॉब कहीं ना कहीं एक आरामदायक होती है। कई लोग क्या होते हैं फालतू लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कई लोग चाहते हैं कि बस हम थोड़ा ऑफिस में अपना काम करें और घर को आए, वे फालतू की चीज़ों में हम ना पढ़े। ठीक है, तो उस हिसाब से देखते हैं तो फिर टीचिंग जॉब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। कई लोग क्या होते हैं कि चैलेंजेस लेना चाहते हैं आगे, बस थोड़ा सा मतलब चाहते हैं कि कुछ आगे बढ़ें या मौका चाहते हैं, तो फिर उनके लिए लोअर पीसेस बहुत अच्छी पोस्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो लेक्चरर मैथमेटिक्स इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोअर पीसेस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। चॉइस तो है आपके पास, प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाद में थोड़ा सा कुछ जो बुद्धिमान लोग हैं उनसे जरा अगर हो जाता है तो फिर डिस्कशन के बाद आप सोचिएगा। ठीक है, हाँ बाकी अगर हम बात करेंगे आगे बढ़ने की, तो आगे लोअर पीसीएस में जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट नज़र आता है लेक्चरर से के कंपेयर में। हालांकि लेक्चरर मैथमेटिक्स का भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा लोअर पीसेस का थोड़ा सा उसको स्लाइट एज मिल जाता है। ठीक है, अच्छा संजना जी कहती हैं सर मेरा नाम केएम पूजा है पर बीएड में पूजा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ज़्यादातर लोग केएम से दिक्कत करते हैं, कई में कुमारी लिखा होता है, कहीं पर नहीं लिखा होता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ दिव्या पांडे जी कहते हैं सर मार्क्स की पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा पीडी ग्राफ में, मैंने कर दिया था। ठीक है, सारिका चौन कह रही है सर एलटी इंग्लिश वालों का व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। अरे यार इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना के मैं क्या करूँगा, उसमें तो उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं ना इंग्लिश का टीचर हूँ, ना उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है बना के। चलिए और कमेंट देख लेते हैं। गजेंद्र सिंह जी क्या कहते हैं, एक बार मैं इनका कमेंट जरा जूम कर लेता हूँ। सर मुझे एक जानकारी की ज़रूरत है, जनरल फीमेल का ओपन में हो रखा है, काउंसलिंग में क्या करना चाहिए? काउंसलिंग में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल आपको काउंसलिंग में जाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए जनरल फीमेल का अगर ओपन में हो रखा है तो काउंसलिंग में तो किस, अच्छा हो रखा, एक तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कमेंट क्या है। जनरल फीमेल का ओपन में हो रखा, काउंसलिंग किस में करना चाहिए? अच्छा, जनरल फीमेल का जिसमें होगा उसी में तो काउंसलिंग करेंगे, वो किसी और में तो हो नहीं सकता। अगर उसका ओपन में हो गया है तो वो ओपन में ही जाएगी। ठीक है, तो उसमें कुछ आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपका जिस कैटेगरी में हुआ है आप उसी कैटेगरी में काउंसलिंग में जाएंगे। ठीक है, काउंसलिंग का मतलब काउंसलिंग नहीं है, ये अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो आपका ओपन में ही होगा। आप ऐसा नहीं कि आप ऐसा कहो कि भाई वहां जाके कि भाई मेरे को ओपन में मत करो, मेरे को यहाँ डाल दो, ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ये वहां पर ऐसा फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन एजुकेशन क्या कहते हैं, देखिए इनका कमेंट भी बड़ा अच्छा है। कुछ चीजें हैं, देखिए बाकी लोग भी यहाँ पर जरूर इन वीडियोस को देखें, क्योंकि यहाँ से आपको भी बहुत सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं सर उत्तराखंड एलटी में मेरा चयन
अशासकीय में हो गया है लेकिन मैं गवर्नमेंट करना चाह रहा हूँ UKSSC, उस समय फॉर्म भरते वक्त मैंने एनओसी नहीं ली थी, क्या मुझे एनओसी देनी पड़ेगी सर, जरूर बताएं। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन, आपने थोड़ा सा ये ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए आपका चयन अशासकीय में हो गया है, तो जब आप UKSSC में अप्लाई कर रहे थे तो क्या उस समय पर आप उस समय पे थे अशासकीय में? अगर आप अशासकीय में थे तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसका एक मैं आपको तरीका बताता हूं, अगर आपने उस समय पर एम्प्लॉयमेंट को शो नहीं किया होगा, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट को शो नहीं किया होगा तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट को शो किया होगा तो आप कुछ मत करिए, आप सीधे वहां पर जाइए और कहिए कि ये मेरा एम्प्लॉयमेंट नंबर है और मुझे इसके आधार पर जॉब मिल जाएगी, तो आपको क्या हो जाएगा, आसानी से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी UKSSC में जाके, ठीक है। लेकिन अगर आप UKSSC में शो करोगे कि मैं उस दौरान पर गवर्नमेंट में था या शासकीय में था, और फिर आपको दोस्तों UKSSC एनओसी के लिए बात करेगा, ठीक है, और फिर आपके पास एनओसी नहीं होगी तो फिर आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करिए, फिलहाल अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है तो आप एम्प्लॉयमेंट के आधार पर वहां पर डीवी में मतलब कि अपना आधार पर डीवी दीजिएगा, अदरवाइज फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको डिपार्टमेंट एनओसी दे सकता है तो आप ले लीजिए, ठीक है। अगर आप अप्लाई कर दीजिए, कहना कि मैं उस समय पर नहीं कर पाया, देखिए अपने अपने तरीके होते हैं। अगर आप अपने कन्विंस कर सके अपने सेवा नियोजक को तो कन्विंस हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एनओसी के लिए उस समय पर अप्लाई नहीं कर पाए। अदरवाइज इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप रिजाइन दे दें, आपका यहाँ पर हो जाता है, तो आप अगर आपको रिलीविंग नहीं देते हैं तो फिर आप रिजाइन दे दीजिए, रिजाइन दे के फिर वहां से अपना एलपीसी कटवा के, लास्ट पे सर्टिफिकेट कटवा के इधर आ जाइए, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आप बिल्कुल, आप गवर्नमेंट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट में ही जाना चाहिए। अशासकीय से अगर आप गवर्नमेंट में करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एनओसी आपको ये डिपेंड करेगा कि आपको UKSSC एनओसी मांगता नहीं मांगता। अगर आपने वहां पर शो किया होगा कि मैं एज अ गवर्नमेंट अशासकीय सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो फिर आपको एनओसी मांगेगा UKSSC, सीधी बात है, ठीक है। रवि पांडे जी क्या कहते हैं, एक बार इनका कमेंट देख लेते हैं। सर मैंने एम्प्लॉयमेंट कार्ड रिन्यू कराया है, इसमें डोमिसाइल नंबर में मिसटाइप हो गया है, इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जबकि मैंने ऑनलाइन फॉर्म में अपना एक्चुअल डोमिसाइल नंबर फिल करा था जो कि मेरा डोमिसाइल नंबर है। कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी एम्प्लॉयमेंट कार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, ललित रावत कहते हैं सर मैं सरकारी कर्मचारी हूं, विभाग से एनओसी भी ली है, परंतु फॉर्म भरते समय 4 नंबर पर क्या आप और आपके स्पाउस का ट्रांसफर उत्तराखंड से बाहर नहीं हो सकता है? मैं गलती से नो भर दिया, क्या इसके लिए मुझे कोई एफिडेविट बनाने की आवश्यकता है? देखिए आप सरकारी कर्मचारी, आपने क्वेश्चन तो पूछा तो, लेकिन आपने एक्चुअली ये बताया नहीं कि आप कौन से सरकारी कर्मचारी हैं। क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो आपका ट्रांसफर उत्तराखंड से बाहर हो सकता है, और अगर आप राज्य कर्मचारी हैं तो आपका ट्रांसफर उत्तराखंड से बाहर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपने उसमें गलती से नो भरा है या सही भरा है, ये मैं कैसे बताऊं कि आपने सही भरा नहीं भरा है, ठीक है। लेकिन चलो मैं मानता हूं कि आपका ट्रांसफर हो सकता है कि उत्तराखंड से बाहर हो सकता होगा। मैं मानता हूं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और आपका बाहर हो सकता है, तो भी अगर आपने गलती से नो भर दिया तो भी आपको इसके लिए एफिडेविट बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। नमिता रावत कहते हैं सर हिंदी की हेयरिंग कोर्ट में कब तक होगी और फाइनल डिसीजन कब तक आएगा सर, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। क्या 11 मार्च को ड्राइंग की हेयरिंग के साथ साथ हिंदी सब्जेक्ट की हेयरिंग भी होगी? अभी इसके लिए मैंने तो चेक नहीं की वेबसाइट उत्तराखंड हाई कोर्ट की, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। देखिए आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आपको रिट नंबर मैंने बता रखा है, एक 1121 है, दूसरी आई थिंक 90 है, ठीक है। दोनों जो मैटर है, एक एसएस का मैटर है, एक दोनों एसएस के मैटर हैं, ठीक है। एक एमएस का एक एसएस का मैटर है, ठीक है। एसएस और एमएस वहां पर क्लास मिल जाएगी, ठीक है। 1121 है, 1121 2021 है, और एक आपकी 90 2022 है, ठीक है। तो ये आप वहां पर चेक कर लीजिए, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और मैंने आपको बताया है, एक वीडियो मैंने बनाई थी कि आप किस तरह से उत्तराखंड हाईकोर्ट की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी की हेयरिंग कोर्ट में कब तक होगी और फाइनल डिसीजन कब तक आएगा, ये तो भाई मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। मैं कोई जज तो हूं नहीं, ठीक। तो इसके लिए तो वेट करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा जल्दी ही, एज सुन एज पॉसिबल। कि भैया जो UKSSC है वो अपना काउंटर एफिडेविट कितनी जल्दी जमा करता है उतने जल्दी हेयरिंग हो जाती है, ठीक है। समझिए इस चीज को, एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी। वादी मतलब कि जिसने आपको पे केस किया है, प्रतिवादी का मतलब है कि जो उस केस के अगेंस्ट में काउंटर करेगा, ठीक है। तो पहले वहां से रिट आती है, जैसे आपने जिन्होंने अभी यहाँ पर रिट डाली कला वालों की तरफ से, ठीक है,
और या फिर हिंदी की तरफ से जिन्होंने रेट डाली तो वो वादी हैं। प्रतिवादी, प्रतिवादी कौन है? यूके ट्रिपल एस सी है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो वो जितनी जल्दी काउंटर एफिडेविट डालेगी उतनी ही जल्दी केस की हियरिंग होती है, उतनी जल्दी ही क्या होता है फिर रिजल्ट आने की संभावना रहती है। तो यूके ट्रिपल एस सी जितनी जल्दी काउंटर एफिडेविट डाल देगा उतनी जल्दी ही फिर उस पर केस पे हियरिंग होगी, जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रजनी वर्मा कह रहे हैं सर एफिडेविट किसी भी स्टेट से बनवा सकते हैं, उत्तराखंड से बनवाना पड़ेगा? किसी भी स्टेट से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उत्तराखंड से बना लो, किसी से बना लो। ठीक है, एफिडेविट तो एफिडेविट है। ठीक, हेमा सती कहते हैं सर लेक्चरर डीवी में एफिडेविट की ओरिजिनल कॉपी लगेगी या फिर फोटोकॉपी? देखिए ओरिजिनल लगती है। ठीक है, फोटोकॉपी अपने पास करा के रख लेना, लेकिन ओरिजिनल लगती है। ठीक है, अब इसके बाद एम एस रावत क्या कहते हैं, एक बार इनका कमेंट देख लेते हैं। एम एस रावत का कमेंट देख लेते हैं। सर उत्तराखंड की नियमावली मिल सकती है जिसमें लिखा है कि यदि आपने 10th 12th का क्लास पास आउट यूके से की है तो आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। देखिए एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की तो आपको वैसे भी आवश्यकता नहीं है। नियमावली ये है कि अगर आपने 10th और 12th यहां से किया है उत्तराखंड से, तो फिर आपको उत्तराखंड के स्थायी निवास की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप यहाँ के स्थायी निवासी नहीं भी हो तो भी आप 10th और 12th अगर आपने उत्तराखंड से पास आउट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हो तो भी आपने 10th 12th कहीं से भी किया हो, समझ रहे हैं ना। एक नियम का लॉजिक समझो। नियम का लॉजिक ये है कि आपके पास या तो स्थायी निवास होना चाहिए या फिर आपने 10th और 12th उत्तराखंड से पास किया होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड के फॉर्म भरना चाहते हैं तो अगर आप स्थायी निवासी हैं और फिर आपने उत्तराखंड से या आपने कहीं भी विदेश से भी आपने 10th 12th किया होगा तो भी आप यहाँ पर से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हैं, डोमिसाइल यही सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, लेकिन आपने 10th और 12th अगर उत्तराखंड से किया है तो आप यहाँ के फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सर लेक्चरर डीवी में एफिडेविट क्या ओरिजिनल फॉर्म में जमा करना होता है या फोटोकॉपी? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया एफिडेविट ओरिजिनल में करना होता है। ठीक है, इसके बाद पटवारी भर्ती की क्या अपडेट है? पहले फिजिकल होगा या परीक्षा होगी? देखिए पटवारी भर्ती की तो अभी अपडेट यही होगी कि पहले परीक्षा होगी, फिजिकल का तो कोई भी मतलब नहीं बनता। ठीक है, पहले फिजिकल होता था फिर परीक्षा होती थी, लेकिन इस बार क्या है कि पहले शायद परीक्षा होगी और फिर फिजिकल होगा। ठीक है, लोअर पीसीएस के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे कुछ दिन पहले। आज मैं काफी दिनों बाद मैंने ये क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बनाई है तो काफी सारे क्वेश्चंस रह गए थे। ठीक है, सारिका चौहान कहती है एम्प्लॉयमेंट फॉर्म नहीं लगाया था तो क्या उसके लिए भी एफिडेविट लेकर जाना होगा? प्लीज सर रिप्लाई। और विलेज का नाम में भी स्पेलिंग में मिस्टेक है तो क्या इसके लिए भी एफिडेविट बनाना पड़ेगा? वैसे इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म नहीं भी लगाया था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए अगर ऐसा कुछ होता है कई चीज़ों में तो आप स्वयं से एफिडेविट बना के जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। कई चीज़ों में आपको आयोग पहले ही बता देगा कि इसके लिए एफिडेविट बनाना पड़ेगा, इसके लिए नहीं बनाना पड़ेगा। कई जगहों में आपसे रिटर्न में भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न भी एक तरह का एफिडेविट ही होता है। अगर आप वहाँ पर लिखेंगे, लिख के देंगे, साइन करेंगे कि ये दिक्कत है तो वो चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं लोगों के द्वारा। शिव ओम कहते हैं सर मैं दिव्यांग हूं और मेरा दिव्यांग सर्टिफिकेट बीएल है और मेरा आवेदन मल्टीपल डिसेबल में किया है, पीएच सही है तो आवेदन कैंसिल तो नहीं होगा? देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन एक बार मुझसे पहले भी किसी ने पूछा था कि आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट बीएल का होगा और आपने आवेदन मल्टीपल डिसेबल में कर दिया होगा। देखिए होता क्या है ना कि कई बार क्या होता है कि जो मल्टीपल डिसेबल होता है उसको लोग बीएल से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, जनरली होता है क्या है कि जैसे कोई किसी के 2 पैर खराब हैं तो वो अपना आवेदन कर देते हैं मल्टीपल डिसेबल में। मल्टीपल डिसेबल का मतलब क्या होता है कि आपका एक अंग नहीं, एक से ज्यादा अंग जब खराब होते हैं, जैसे कि आपके हाथ भी खराब है और पाँव भी खराब है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल डिसेबल। ठीक है, लेकिन अगर किसी के दोनों पाँव खराब है या किसी के दोनों आंखें खराब है, दोनों हाथ खराब है तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में नहीं आता। अलग अलग अंग एक साथ खराब होने चाहिए। ठीक है, तो अगर वैसे देखा जाए तो अगर आपका चयन मल्टीपल डिसेबल के फायदा उठाते हुए होगा तो आवेदन कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से आपका चयन देख लेना कि मल्टीपल डिसेबल में हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज आप थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। आप एक बार चेक कर लेना कि जो आपका आवेदन है, मतलब कि आपका चयन है वो बीएल में हुआ है या मल्टीपल डिसेबल में हुआ है। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक,
बबीता बिस्ट कहती है सर मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम बबीता रानी है बट बीएड और यूटीटी एंड आधार कार्ड में मेरा नाम बबीता बिस्ट है, एफिडेविट बनवाना से काम हो जाएगा। देखिए आधार कार्ड से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आधार कार्ड तो चेक करने वाले हैं नहीं, लेकिन आपका जो बीएड और यूटीटी है उसमें आपका नाम बबीता बिस्ट है तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनाना पड़ सकता है, ठीक है, बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपने शायद मैरिज के बाद किया हो, ठीक है, तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कान्हा कृष्ण का कि सर मेरा कास्ट भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट में फादर नेम की जगह पे पत्नी लिखकर मेरे हस्बैंड के नाम है, ठीक है, और सेकंड मदर्स नेम में मेरी माँ का ही है, कोई प्रॉब्लम है क्या सर, क्या इसका भी एफिडेविट बनाना पड़ेगा, प्लीज रिप्लाई सर, आज एफिडेविट बनाने जाना है, प्लीज जल्दी से रिप्लाई। अच्छा चलिए, अब ये तो खैर इन्होंने तो चले गए होंगे, आज मैं इसका रिप्लाई दे रहा हूँ। हालांकि देखिए एफिडेविट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बना भी दिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आज के इतने ही कमेंट हुए, वैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं लेकिन आज के लिए इतना ही। काफी सारे बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाया था, कोशिश करूंगा कि रेगुलरली वीडियोस बनाई जाएं और आपके कमेंट्स के जवाब आपको दिए जाएं। इस वीडियो पर भी नीचे कोई कमेंट कर लेना अगर आपको डीवी से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपको पूछनी हो, मैं जल्दी कोशिश करूंगा कल या परसों में एक और वीडियो बना के सारे कमेंट्स के रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।